हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके पॉलिटिकल साइंस के एक मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं। पीछे हमने 2 मॉडल पेपर आपके लिए डाले थे और कुछ क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं। यानी आपके कुछ क्वेश्चनों की और सीरीज आई है पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस। हिंदी का जैसे मैंने आपको आज एक डाला ही था, हिंदी के 2 पार्ट में छोटे छोटे करके और लाऊंगे ताकि कंप्लीट आपका हिंदी का हो। तो स्टूडेंट्स, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ें, इस चीज़ को समझें। जो समझ में नहीं आ रहा उसके लिए आप कमेंट करें कि ये चीज़ इसमें और चाहिए। जो भी चीज़ आपको कमेंट में लगे कि ये सही है गलत है, और वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप उसमें कितना सीख पा रहे हो, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें। जो जो बच्चे वीडियो को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनको वीडियो कैसे लगता है, वीडियो सही लग रहा है या उनको कोई बेनिफिट होता है या इस तरह से। तो कमेंट जरूर करें। और आपको बता ही दिया था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबाओगे तो उसमें क्या है कि नया जो वीडियो मेरा डलता है उसमें नोटिफिकेशन आपके पास पूछ जाता है। कि कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मैडम आपका वीडियो कब आएगा, कितने दिन में आएगा। तो वो क्या है कि जब आप बेल आइकन दबाओगे तो उससे पता चल जाएगा कि जैसे वीडियो डलती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज फिर हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो शक्ति को बल प्रयोग के रूप में किसने दर्शाया है। तो सबसे पहले यदि शक्ति को बल प्रयोग के रूप में दर्शाने की हम बात करते हैं तो शक्ति को बल प्रयोग के रूप में किसने दर्शाया है। तो स्टूडेंट इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा कौटिल्य। कौटिल्य पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शक्ति को बल के प्रयोग के रूप में प्रदर्शित किया है। यानी शक्ति के कई प्रकार बताए गए हैं, उनमें से एक बल प्रयोग भी है। तो बल प्रयोग जो है ये बल प्रयोग पे बल देने वाला जो पहला विचारक है वो है कौटिल्य। अगला है राजनीति विज्ञान को किसने शक्ति का विज्ञान कहा है। हमने बहुत पीछे भी ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करा था कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है। तो वो व्यक्ति हैं कैटलिन और लासवेल। यानी कैटलिन और लासवेल जो हैं वो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कैटलिन का विचार है। तो कैटलिन का कौन सा विचार है, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो कैटलिन के विचारों पे हम चर्चा करते हैं कि कैटलिन के इनमें से कौन से विचार हैं। तो पहला है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसके वास्तविक प्रयोग की। ठीक है। दूसरा है शक्ति से उसका अर्थ प्रभुत्व की स्थिति अथवा सैनिक शक्ति से नहीं है। तीसरा है शक्ति एक ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छाओं को क्रियान्वित कर सकती है। चौथा है शक्ति व्यक्तियों और व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने और निर्देशित करने की क्षमता है। तो पहला है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उनके वास्तविक प्रयोग की बिल्कुल नहीं है। दूसरा है शक्ति उनका और शक्ति का जो शक्ति से उनका अर्थ प्रभुत्व की स्थिति या सैनिक शक्ति से नहीं है। तीसरा है शक्ति ऐसी योग्यता है जिनकी इच्छा अपनी इच्छा को क्रियान्वित कर सकती है। शक्ति व्यक्तियों और व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित और क्या करती है, नियमित करती है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि शक्ति को उसके अर्थ प्रभुत्व की स्थिति और सैनिक शक्ति से नहीं देखा जा सकता है। ये उसका विचार है कि शक्ति को कभी भी, जो आप हैं कैटलिन का कहना है कि उससे सैनिक शक्ति और प्रभुत्व शक्ति से ना जोड़े। हर प्रकार की राजनीति चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष, क्या है क्वेश्चन हमारा है कि हर प्रकार की राजनीति चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। क्या कहते हैं कि हर प्रकार की राजनीति चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष की क्या है, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। क्या है वो, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, शक्ति संघर्ष के लिए जो बात करता है वो कौन करता है, मैं आपको बता दूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉर्गेंथो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है ना वो ये दोनों बताया, चाहे वो घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आज तक की जो राजनीति है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। शक्ति संघर्ष जहां भी आपको दिखे इसका मतलब है कि ये कथन किसका है, ये कथन है मॉर्गेंथो का। आपको ध्यान रखना है किसका है, मॉर्गेंथो का। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के
चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी क्यों ना हो, उनका तात्कालीन उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। उनका तात्कालीन उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन तत्काल जो उसकी इच्छा होती है वो क्या होता है? तत्काल उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है शक्ति प्राप्त करना। यह कथन भी किसका है? ये कथन भी मार्गेंथो का है। ठीक है, किसका है ये कथन भी? मार्गेंथो का। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहां भी शक्ति की बात आती है तो वहां आपको मार्गेंथो ही पढ़ना है। अगला है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, 4 वक्तव्य आपके सामने दिए गए हैं कि कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है। पहला है, बल और प्रभुत्व साथ साथ रहते हैं, यानी बल और जो प्रभुत्व, बल को यदि हम कानूनी रूप दे देते हैं, सत्ता को यदि हम कानूनी रूप दे देते हैं तो बल हो जाता है प्रभुत्व, साथ साथ रहते हैं। प्रभुत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। शक्ति निषेधात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी। और लास्ट है, बल प्रयोग शक्ति का एक उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो बल और प्रभुत्व साथ साथ रहते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि प्रभुत्व जो है वो बल के साथ ही आता है। प्रभुत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। शक्ति निषेधात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल तीनों करेक्ट हैं। इनमें कौन सा नहीं? बल प्रयोग शक्ति का एक उपकरण नहीं है, शक्ति का एक उपकरण है। बल प्रयोग क्या है? शक्ति का एक उपकरण है। अगला है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, कौन सा वक्तव्य जो है इनमें से सही नहीं है? प्रभाव एक बल रहित तत्व है, पहला है। दूसरा है, प्रभाव गुप्त शक्ति है। तीसरा है, प्रभाव शक्ति एवं बल पर आधारित है। चौथा है, प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, तो प्रभाव एक बल रहित तत्व है, बात अभी आपकी हुई थी हमारी पर। प्रभाव गुप्त शक्ति है, ये भी है। प्रभाव शक्ति बल पर आधारित है, नहीं, आधारित नहीं, प्रभाव एक अलग चीज होती है। प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ संबंध होता है, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। तो क्या नहीं है इसमें? ये नहीं है कि प्रभाव जो है ना शक्ति और बल पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि प्रभाव कई प्रकार का होता है, तो एक जो उसका आधार होता है शक्ति और बल भी होता है। अगला है, जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है जो मनुष्य अन्य मनुष्य के मस्तिष्क और कार्य के ऊपर प्रयोग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी बताया था शक्ति के लिए संघर्ष है, मार्गेंथो है। उसी तरह से जब हम शक्ति का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है कि मनुष्य अन्य मनुष्य के मस्तिष्क और कार्यों पर उसका प्रयोग करता है, यानी अन्य मनुष्य के कार्य और मस्तिष्क पर प्रयोग करता है। ये जो कथन है ये है राजनीतिक शक्ति के रूप में है। ठीक है, तो ये है मार्गेंथो, वही बात आ गई, मार्गेंथो है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, शक्ति की संकल्पना समस्त राजनीति की मूल संकल्पना है। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना। क्या है? शक्ति को आकार देना, शक्ति का वितरण करना, शक्ति का उपयोग करना। यह कथन किसका है? दोबारा सुन लीजिए, शक्ति संकल्पना समस्त राजनीति की मूल संकल्पना है। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति का वितरण करना, शक्ति का उपयोग करना। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेराल्ड लासवेल का। किसका है? हेराल्ड लासवेल का। अगला है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है पढ़ते हैं हम। बल प्रयोग हिंसा पर आधारित है जबकि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बल का जो प्रयोग हो हिंसा होती है, लेकिन शक्ति एक मनोविज्ञान के रूप से प्रभाव व्यक्ति पर डालती है। दूसरा है, शक्ति दृश्य है जबकि बल प्रयोग अदृश्य है। अगला है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि वास्तविक प्रयोग की। सही है। अगला है, जब बल प्रयोग किया जाता है तो वहां से राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है। सही है ये बात। तो इसमें जो वो सही नहीं है वो है शक्ति दृश्य है जबकि बल प्रयोग अदृश्य। बल प्रयोग तो दृश्य है, उल्टा है ये, और शक्ति कैसी होती है? अदृश्य होती है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राजनीति शक्ति से अभिप्राय है दूसरे के व्यवहार को पर नियंत्रण और प्रभुत्व। जो राजनीतिक शक्ति का मतलब क्या होता है? दूसरे के व्यवहार को अपने अकॉर्डिंग नियंत्रित करना। तो यही है पहला, भौतिक बल का प्रयोग, सैनिक बल का प्रयोग। अभिप्राय पूछा है तो अभिप्राय तो यही है, दूसरे के व्यवहार पर नियंत्रण या प्रभुत्व। व्यवहार गलत है, इसको शुद्ध कर ले। अगला है ए आएगा इसमें, दूसरे के व्यवहार पर नियंत्रण या प्रभुत्व। अगला है निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है इसमें से? पहला है शक्ति के पीछे कठोर भौतिक बल एवं प्रतिबंधों का प्रयोग होता है जबकि प्रभाव में अनुनय विनय। ठीक है, शक्ति के पीछे तो कठोर बल होता है, प्रतिबंध होते हैं, जबकि प्रभाव में अनुनय उन्नय नैतिकता का पुट होता है। प्रभाव भय दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है, जबकि शक्ति बल पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक। शक्ति सहमति पर आधारित होने के कारण, किस पे? सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक है। तीसरा है शक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है जबकि प्रभाव का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। फोर्थ है शक्ति बल प्रयोग पर आधारित है, अतः उनका प्रयोग सीमित ही किया जा सकता है। यदि एक बार प्रयोग अर्जित कर लिया जाता है, प्रभाव अर्जित कर लिया जाता है, तो उसका प्रयोग की कोई सीमा नहीं होती है। तो इसमें आएगा जो सही नहीं है, प्रभाव भय दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है, जबकि सत्ता जन सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक। बिल्कुल नहीं है, शक्ति का जो है ना, ये शक्ति जो है सहमति पर आधारित नहीं होती है। अगला है अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, वो है शक्ति को बल प्रयोग में लाने की अंतिम शक्ति जो है उसको बल प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका क्या होता है? दंड, प्रलोभन, नहीं बल। ठीक है, शक्ति का संबंध किससे होता है? बल से होता है। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो आर्थिक सहायता की नीति अपनाई गई उन्हें शक्ति प्रयोग की कौन सी विधि कहा जा सकता है? प्रलोभन। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध हुआ था और शीत युद्ध के समय में क्या था? पूरा विश्व जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो दोनों ने क्या प्रलोभन दिया था, क्योंकि दो अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज को जो है वो प्रलोभन दे रहे थे। तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा प्रलोभन। अगला है स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र क्या हो सकता है? सबसे बड़ा हो सकता है प्रचार माध्यम, नहीं युद्ध, शीत युद्ध, राजनीतिक युद्ध, युद्ध ही हो सकता है सबसे बड़ा। तो कौन सा है सबसे बड़ा? है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? शक्ति साधन है, शक्ति साध्य है, शक्ति साध्य भी है और साधन, ये सही है कि शक्ति का जिस तरह से आप प्रयोग करते हो उस हिसाब से या तो शक्ति साध्य भी और साधन भी है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है? तो पहला है शक्ति सदैव ही सापेक्ष होती है, शक्ति की दृष्टि से सभी राष्ट्र समान नहीं होते, सही है ये भी। राष्ट्र को शक्ति का निर्धारण तुलनात्मक रूप से ही संभव है, ये भी सही है। शक्ति का विश्वास होना आवश्यक नहीं है, शक्ति का विश्वसनीय होना, शक्ति होगी तो वो विश्वसनीय है, आवश्यक नहीं है। तो यही इसका जो है ना गलत आंसर है। ओके, फिर हमारा अगला आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया है शक्ति के रूप में राष्ट्रीय हित को? जो हमारे राष्ट्रीय हित होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जहाँ भी बात आ जाती है तो आप सीधे समझ जाना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध जो होता है स्टूडेंट वो होता है मार्गेंथो से। ठीक है, तो कौन आएगा? मार्गेंथो। दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है केवल धमकी दी जाए, बल प्रयोग किया जाए, भौतिक प्रलोभन दिया जाए, समझाने बुझाने के तरीकों का प्रयोग किया जाए। तो दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है केवल धमकी दी जाए। अगला है शक्ति के प्रयोग में एक राजनयिक का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो शक्ति के प्रयोग राजनयिक तरीके से सबसे पहले क्या किया जाता है? समझाना, पहले समझौता किया जाता है, उसके बाद अगले स्टेप उठाए
जाते हैं। वह दार्शनिक जिसने राजनीति में शक्ति के स्थान की कड़े से कड़े शब्दों में भत्सना की है, तो जो है मतलब ऐसा भी कोई राजनीतिक विचारक है जिसने क्या है कि राजनीति में शक्ति के स्थान के कड़े से कड़े शब्दों में भत्सना की यानी आलोचना की है, तो वो कौन है? बर्ट्रेड रसेल जो हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। अगला है, सभी मनुष्यों में अधिक से अधिक शक्ति का प्रयोग करने के एक ऐसी चिंतन और अथक इच्छा जिसका अंत केवल मृत्यु में ही हो सकता है, कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? होब्स का है ये कथन। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये कोटेशन, कि सभी मनुष्य में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक चिंता और एक इच्छा होती है, अधिक शक्ति अर्जित करने की। तो ये कथन जो है, और ये कब खत्म होती है? मृत्यु पे ही खत्म होती है। तो ये ऐसा कौन बोलता है? होब्स बोलता है। ठीक है। अगला है, राजनीतिक संबंधों का लक्ष्य सदाई मनुष्यों के लिए शक्ति की खोज है, कथन किसका है? राजनीतिक संबंधों का लक्ष्य सदाई मनुष्य के द्वारा शक्ति की खोज है, ये कथन किसका है? तो ये शक्ति के लिए खोज करता रहता है मनुष्य, ये है कैटलिन का। ठीक है। राजनीतिक शास्त्र को किसने शक्ति का विज्ञान कहा है? जो हम पहले कर चुके हैं, शायद ये नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। कैटलिन है। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन कहता है? कैटलिन कहता है। अगला है, राजनीति विज्ञान में शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखने वाला विचारक है। राजनीति विज्ञान में शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखने वाला कौन है? वो भी कैटलिन है। यानी हम यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि बात करते हैं शक्ति की, तो कौन आता है? वो आता है कैटलिन। आगे है, प्रशासन में प्रबंध के कार्यों की कुंजी मानी जाती है। प्रशासन में जो प्रबंध के कार्य होते हैं उनकी कुंजी किसको मानी जाती है? सत्ता को। ठीक है। उच्च प्रवर व्यक्ति उस क्षमता को जिसके आधार पर वह निर्णय के साथ साथ अधीनस्थों के व्यवहार को भी प्रभावित कर सके, क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाती है? सत्ता। उच्च अधिकारी जब निम्न अधिकारी को कोई आदेश देता है या उनको प्रभावित करता है, तो उसके क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सत्ता। सत्ता आदेश देने का अधिकार, उसे पालन करने की शक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार और उसके पालन करने की शक्ति है। ये परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये परिभाषा जो है हेनरी फेयोल जो है, इसकी परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है इस पर। अगला है, सत्ता की विशेषता है। तो सत्ता की विशेषता क्या है स्टूडेंट? सत्ता की विशेषता है, यह एक प्रबंधकीय अधिकार है, इसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। सही है। सॉरी, इसका प्रत्यायोजन नीचे से होता है, नहीं ऊपर से होता है। तो यही गलत आ गया, क्योंकि हमें गलत ही छांटना था, इसमें तो गलत आएगा। नीचे से सत्ता कभी नीचे से थोड़ी चलती है, ऊपर से नीचे की ओर चलती है। अगला जो हमारा है, सत्ता की विशेषता है। तो सत्ता की विशेषता स्टूडेंट्स क्या है? सत्ता की विशेषता है कि यह निर्णय लेने का अधिकार है, नहीं है ये तो है ना। यह अधीनस्थों से संतोषजनक निष्पादन की अपेक्षा करने का अधिकार है, यह आदेश देने का अधिकार है, यह अधीनस्थों द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करने का सिद्धांत है। तो यानी यह अधीनस्थों द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करने का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी, जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना चाहिए। सत्ता का एक प्रकार से कानूनी है, जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, पहला सही है। कानून जो है उसका कानूनी रूप होना जरूरी नहीं है। जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो सत्ता बन जाता है, बिल्कुल सही है। जब शक्ति को हम कानून से जोड़ते हैं सत्ता बन जाता है। शक्ति के अभाव में भी सत्ता विद्यमान रहती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्ता का जो है वो समाप्ति नहीं होती है। सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है, जबकि शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। उल्टा लिख दिया, सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सा जो है वो सही नहीं है? पहला है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं। दूसरा है, सत्ता असंस्थागत, परिस्थितिजन्य, अनिश्चित होता है, जबकि सत्ता संस्थागत, स्पष्ट तथा निश्चित होता है। ठीक है। तीसरा है, शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। सही है। शक्ति में स्वयं
स्वविवेक का अभाव होता है, जबकि सत्ता में स्वविवेक होता है। तो इसमें बी आंसर जो है नो गलत है। सत्ता असंस्थागत बल्कि संस्थागत होती है। परिस्थितिजन नहीं जी। अनिश्चित नहीं जी। शक्ति जो स्पष्ट होती है और निश्चित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी आएगा। अगला है स्टाफ अधिकार सत्ता का लक्षण है। निर्णय लेने का अधिकार, सत्ता आदेश देने का अधिकार, सत्ता परामर्श। स्टाफ से क्या किया जाता है? परामर्श किया जाता है। जो स्टाफ होता है उससे क्या परामर्श करके ही तो कार्य किया जाता है, तो परामर्श। अगला है यह अधिकार सत्ता आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कौन सा? क्रियात्मक अधिकार। रेखा में तो एक फिक्स है, निश्चित चलेगा, स्टाफ में भी है, लेकिन क्रियात्मक अधिकार सत्ता जो है, यह अधिकार सत्ता आदेश की एकता के सिद्धांत का क्या करता है? उल्लंघन करता है। इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर, ये स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की सत्ता किससे संबंधित है? परंपरागत सत्ता से, करिश्माती सत्ता से, वैधानिक सत्ता से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैक्स वेबर जो है उसमें नौकरशाही जो है वो वैधानिक कानूनी होती है। ठीक है, कानून के प्रक्रिया के द्वारा होती है, ना कि परंपरागत और करिश्माई। सत्ता से निम्नलिखित, सत्ता से संबंधित कौन सी विचारधारा सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानती है? तो औपचारिक सत्ता विचार, स्वीकृति विचारधारा, क्षमता विचारधारा, तो स्वीकृति विचारधारा। अगला है सत्ता के संबंध में परिस्थितियों का नियम अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मैरी पार्कर फोलेट। किसने किया है? सत्ता के संबंध परिस्थितियों का नियम। परिस्थितियों का नियम किसका है? मैरी पार्कर फोलेट का। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है? यह है चेस्टर बर्नार्ड। किसका है? यानी सत्ता जो है प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो ऐसा बोलता है चेस्टर बर्नार्ड। अगला है सत्ता की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से किसने उदासीनता का क्षेत्र अवधारणा का प्रतिपादन किया है? उदासीनता के क्षेत्र का जो है प्रतिपादन किसने किया है? तो उदासीनता के क्षेत्र का प्रतिपादन भी किसने किया है? चेस्टर बर्नार्ड। एक तो नीचे से ऊपर और एक उदासीनता, दोनों का जो है वो किसने किया है? चेस्टर बर्नार्ड ने। अगला जो है वो है सत्ता संप्रेक्षण पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो चेस्टर बर्नार्ड का है। सत्ता जो है संप्रेक्षण पर आधारित है, चेस्टर बर्नार्ड। सत्ता की अवधारणा, सत्ता की जो अवधारणा है, सत्ता की अवधारणा से संबंधित विचारक कौन से हैं? तो सत्ता की अवधारणा से संबंधित विचार मैक्स वेबर और चेस्टर बर्नार्ड। क्योंकि हमने मैक्स वेबर पढ़ाई, उन्होंने प्रकार बताए हैं, उसके साथ जो हम चेस्टर बर्नार्ड हम पढ़ ही रहे। परिस्थिति जन सत्ता संप्रेक्षण जो आता है उदासीन का, ये चेस्टर बर्नार्ड। तो सत्ता यदि कहीं भी आती है आपको कुछ नहीं आता तो मैक्स वेबर और चेस्टर बर्नार्ड का आपको इसमें उल्लेख करना है। किसी एक व्यक्ति को किसी अन्य को आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों से आदेश लेने से सहमत होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो वो ये मैरी पार्कर फोलेट। मैरी पार्कर फोलेट जो है ये देती हैं कि किसी एक व्यक्ति को किसी अन्य को आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार आदेश लेने से सहमत होना चाहिए। दूसरा है मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सत्ता का प्रकार नहीं है। तो मैक्स वेबर 3 प्रकार की सत्ता बताता है, परंपरागत सत्ता, करिश्माती सत्ता और वैधानिक सत्ता, लेकिन लोकतांत्रिक सत्ता नहीं है। निम्नलिखित में से सेवा करने वाली अधिकार सत्ता कौन सी है? तो सेवा करने वाले स्टाफ, क्योंकि सहमति भी उसी से लेता है, तो स्टाफ आ गई है स्टूडेंट्स, स्टाफ वाला होगा इसमें। अगला है एक अधिकारी की सत्ता सदैव उसके अधीनस्थों द्वारा सत्ता के प्रति दी जाने वाली स्वीकृति अथवा अनुमति पर निर्भर करता है। यह विचार किसका है? तो ये भी चेस्टर बर्नार्ड का ही है। किसका है? चेस्टर बर्नार्ड का। अगला है चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? तो क्या है उदासीनता से के क्षेत्र से तात्पर्य? उदासीनता के क्षेत्र से तात्पर्य है ऐसे आदेश जो अधीनस्थों द्वारा निर्विवादित रूप से स्वीकार किए जाएं। ठीक, उदासीन होता है कि जब आदेश अधीनस्थों द्वारा निर्विवादित रूप से स्वीकार किए जाएं, कोई उस पर किसी प्रकार का कमेंट ना। अगला है जहर चखने का आदेश देना अधिकार सत्ता की किस सीमा से संबंधित होता है? जैविक सीमा से। भारतीय जनता पर महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव वेबर की दृष्टि से किस
प्रकार की सत्ता मानी जाती है? तो करिश्माती सत्ता मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का देखते तो कैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला। धर्मगुरु इमामू और पोपू के पास बेबर की अवधारणा के अनुसार किस प्रकार की सत्ता थी? परंपरागत सत्ता। ठीक है, वो कैसी सत्ता का प्रयोग करते थे? परंपरागत। मैक्स वेबर ने अधिकार सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? तो मैक्स वेबर ने भी हमने करी ली 3 प्रकार की अधिकार सत्ता उन्होंने बताई है, परंपरागत, वैधानिक और करिश्माती। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, शक्ति, प्रभाव और सत्ता किसके समर्थन से प्रभावशाली होकर दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन करने में सफल होती है? यानी शक्ति, सत्ता और प्रभाव किसके समर्थन से प्रभावशाली होकर दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन करने में सफल होती है? तो कौन है ऐसा? कानून नहीं, वैधता, राजनीतिक संस्कृति, लोकमत। तो वैधता। ठीक है, कौन है? वैधता। अगला जो हमारा है वो है राजनीतिज्ञ अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किसके समर्थन की तलाश करते हैं? तो किसकी? वैधता की। ठीक है, सत्ता की नहीं, शक्ति की नहीं, वैधता। वैधता का मतलब होता है कि जो सही है वो। तो वैधता। निम्नलिखित में से किस प्रकार शासन व्यवस्था में वैधता का महत्व सर्वाधिक है? तो किस प्रकार के जो शासन व्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वैधता का प्रभाव है? तो वो शासन व्यवस्था है लोकतंत्र। लोकतंत्र में वैधता सर्वाधिक पाई जाती है। अगला है बल, आतंक, दमन आदि का प्रयोग किए जाने पर सत्ता क्या खो देती है? यदि हम बल का, आतंक का, दमन आदि का जब अधिक प्रयोग करते हैं तो सत्ता अपनी क्या खो देती है? वैधता। तो बल में परिवर्तित हो जाती है तो वैधता खो देती है। वैधता का स्रोत है शक्ति का प्रयोग की धमकी, शक्ति के प्रयोग की धमकी। दूसरा है प्रलोभन के आधार पर शक्ति की प्राप्ति से लोगों की स्वीकृति। तीसरा है लोगों के विश्वास एवं मूल्यों पर आधारित ऐच्छिक स्वीकृति। अगला है भय के आधार पर प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति। तो लोगों के विश्वास और मूल्य पर आधारित ऐच्छिक स्वीकृति है। क्या है? विश्वास। विश्वास है लोगों के विश्वास और मूल्य पर आधारित ऐच्छिक स्वीकृति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की विशेषता नहीं है? तो पहली है किसी व्यवस्था को लोगों की स्वाभाविक या ऐच्छिक सहमति। दूसरा है शक्ति के प्रयोग करने की धमकी से प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति। नहीं, इसमें धमकी का कोई नहीं होता, इसमें सहमति होती है, ऐच्छिक होती है ये। ठीक है, तो धमकी आ गई तो वैसे ही गलत है ये, तो यही नहीं होगा। व्यवस्था के प्रति विशाल सामाजिक सहमति सही है। लोगों का यह विश्वास कि राजनीतिक व्यवस्था उसके हितों का संरक्षण करती है। तो यह आएगा शक्ति के प्रयोग करने की धमकी, प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति। ये बिल्कुल गलत है। अगला आ गया मैक्स वेबर ने वैधता का कौन सा प्रकार नहीं बताया? तो वही चीज है, मैक्स वेबर ने वैधता के वही 3 प्रकार बताए, परंपरागत, बौद्धिक और करिश्माती। ठीक है, परंपरागत है, बौद्धिक है, यहाँ पे जैसे उन्होंने वैधानिक बताई थी, उन्होंने बौद्धिक है कानूनी बता दी, करिश्माती। ठीक है, आतंकवाद पर आधारित नहीं बताई इन्होंने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सा वक्तव्य जो है हमें देखना है सही नहीं है। पहला है वैधता एक ऐसा गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करता है, पहला। दूसरा है किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और वैधता उसका प्रभाविकता पर निर्भर है। तीसरा है सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशालीता वैधता पर निर्भर करती है, लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था में वैधता का महत्व न्यूनतम रहता है। नहीं, लोकतंत्र में तो सर्वाधिक वैधता रहती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सहमति चाहिए हमें, तो यही आएगा, लोकतंत्र में सर्वाधिक रहती है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा में वैधता का बीज दिखाई देता है, बिल्कुल ओके है। सबसे पहले वैधता इसी में दिखाई देती है हमें। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वैधता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? तो नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना। जो नवीन परिस्थितियां हैं उनमें राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना। दूसरी है सेना को राजनीतिक व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित करना। तीसरा है देश में स्थापित परंपराओं को बनाए रखना।
चौथी है संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा करना। तो इसमें आएगा सेना को राजनीतिक व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रखना। अगला है वैधता के लिए संकट कब उत्पन्न होता है। तो वैधता के लिए संकट कब उत्पन्न होता है, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्रभावशालीता खो देना, बिल्कुल। राज्य द्वारा अपने नागरिकों को रक्षा नहीं करना, बिल्कुल, क्योंकि सहमति पर आधारित है। जब आप उसकी रक्षा करोगे, सारे काम करोगे तो ही होगा ना काम। जब राजनीतिक व्यवस्था आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है और है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, तो ठीक है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में जो है वैधता। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा जो है, किस विद्वान द्वारा यह कहा कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्य का आवंटन करती है। तो मूल्यों का आवंटन जो है वो जो बात करता है, व्यवस्था सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, शायद से सुना होगा। व्यवस्था सिद्धांत होता है डेविड स्टन का और उसमें मूल्यों का आवंटन ही किया जाता है। तो मूल्यों के आवंटन पर जो बल देता है वो है डेविड स्टन। अगला है किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। तो मांग और आपूर्ति, मांग, समर्थन, निवेश, निर्गत, ये सारी चीजें जो बात करता है वो कौन करता है। अंतःक्रियाओं में क्या होता है, ऐसे मांगों को जो है निर्गत में बदल दिया जाता है, जो मांग आती है निर्गत में बदल देते, निवेश, निर्गत और इस तरह की जो सारी बातें करता है डेविड स्टन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के निवेश निर्गत मॉडल का किस विद्वान ने प्रतिपादन किया। तो किस विद्वान ने इस मॉडल का प्रतिपादन किया, तो इस मॉडल का प्रतिपादन किया है डेविड स्टन ने। मैंने बताया भी था, निवेश निर्गत, इनपुट आउटपुट और आंकड़ों का आवंटन, ये तीन वर्ड यदि आते हैं, निवेश निर्गत आता है, आवंटन आता है या फिर इनपुट आउटपुट आता है, तो ये डेविड स्टन का ही है। राजनीतिक व्यवस्था अवधारणा के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल का किसने प्रतिपादित किया। तो आपको जैसे इनपुट आउटपुट या निवेश निर्गत यदि हम डेविड स्टन करते हैं, तो संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक यदि आ जाता है तो वो सीधा है आमंड और पावेल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आमंड और पावेल। अगला है कौन सा शब्द, अगला क्या है, कौन सा शब्द राजनीतिक व्यवस्था अवधारणा को की व्याख्या करते हुए डेविड स्टन ने प्रयुक्त नहीं किया। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा की व्याख्या करते हुए डेविड स्टन ने प्रयुक्त नहीं किया। मांग समर्थन मैंने बता ही दिया किया है, पुनर्निवेश फीडबैक भी करता है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, पहला होता है मांग और समर्थन, निवेश, फिर होता है निर्गत और निर्गत के बाद होता है फीडबैक जिसे पुनर्निवेश कहते हैं। ये देखा जाता है कि वो व्यवस्था जो है, आप जो मांग करी थी लोगों ने, वो कानून उन्हें एक्सेप्ट है या नहीं है, बस इस चीज को देखा जाता है। प्रक्रियात्मक जो है वो तो आपको पता है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो है आमंड और पावेल का है। अगला है डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में मांग कहाँ से उठती है। तो पर्यावरण से, चारों तरफ पर्यावरण रहता है उसके, और मांग कहाँ से उठती है, पर्यावरण से। डेविड स्टन के अनुसार निवेश से तात्पर्य है मांग और समर्थन। में सारी चीजें बोल चुकी है आपको कि एक आवरण होता है, उस आवरण से क्या होता है, मांग और समर्थन उठती है। मांग और समर्थन का है निवेश के रूप में होता है, जब वो कानून बन जाती है, निर्गत होता है, तो पुनर्निवेश के रूप में लागू होता है। अगला है किसने कहा राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में निवेश को निर्गत में बदलने की कई व्यवस्था है। डेविड स्टन ने, क्योंकि जो हम निवेश करते हैं उसको निर्गत, मांग और समर्थन आते हैं, वो निर्गत कानून के रूप बनकर बाहर निकलते हैं। डेविड स्टन ने कुल कितने निवेश कार्य बताए हैं। तो डेविड स्टन 2 प्रकार के निवेश कार्य बताए, मांग और समर्थन। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रकार बताए हैं। तो 4 प्रकार बताए राजनीतिक व्यवस्था में। अगला है आमंड ने निर्गतों को कितने प्रकार बताए। तो आमंड ने जो निर्गत हैं उनके भी 4 प्रकार बताए, निवेश के भी 4 प्रकार बताए। ठीक है, उसके अलावा आमंड ने निवेश के रूप में आने वाली मांगों को कितने प्रकार बताए हैं, तो वो भी क्या बताए हैं, वो भी उन्होंने नहीं है।